ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कुछ पीडीई का डिफिनीशन वगैरह। डिफिनीशन के बाद कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ पीडीई विद एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट एंड आर्बिट्री फंक्शंस। ठीक है, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इसके बाद फिर हमने शुरू किया था क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर पीडीई के क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था लिनियर पीडीई, फिर सेमी लिनियर पीडीई, फिर क्वेसी लिनियर पीडीई एंड देन देखा था हमने नॉन लिनियर पीडीई। इसके बाद हमने बात किया था सॉल्यूशन ऑफ पीडीई का, जिसमें हमने लैग्रेंज इक्वेशन देखा था जो क्वेसी लिनियर पीडीई के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है, जिसमें क्या हम लोग कुछ C1 C2 या कांस्टेंट्स फाइंड आउट करते हैं और जितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को कवर किया था। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मैंने सॉल्यूशन की बात किया था ना, तो यहाँ पे कुछ इतना पॉसिबल सॉल्यूशन दिखा था, इसके 2 टाइम्स सॉल्यूशन होंगे। वो कैसे होंगे? अगर एग्जाम में आप ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो एक और इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा। आप इसके बजाय यहाँ पे माइनस टाइम्स भी ले सकते हो। दैट इज मैं यहाँ पे एक रफली समझा रहा हूँ। अगर आपका C1 सॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो आप इसके जगह पे माइनस C1 भी ले सकते हैं। ये कैसे वर्क करेगा? माइनस C1 को आप कुछ C4 ले लीजिए, तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया। तो अगर आपके एग्जाम में C1 जैसे ए वाला ले लीजिए, ठीक है, C1 इक्वल टू 5C3 ए सोल्यूशन हो रहा है, तो माइनस C1 इक्वल टू भी इतना हो सकता है, या फिर माइनस C1 इक्वल टू 5 ऑफ माइनस C3 भी हो सकता है, या फिर आपका C1 इक्वल टू 5C3 सिर्फ C1 बाहर रहेगा, इसमें माइनस होगा सिर्फ, या फिर सिर्फ इसमें भी माइनस हो सकता है। तो इस टाइप के अगर C1 आपके सोल्यूशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो माइनस टाइम भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये सारे उसके सोल्यूशन में काउंट होंगे। ये हमने कुछ देखा था। फिर लैग्रेंज की हेल्प से और कुछ एक मल्टीप्लायर्स लेके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना देखा था, और कुछ नेट के क्वेश्चन देखे थे मल्टीपल करेक्ट वाले। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। आज देखते हैं क्वेसी लीनियर पीडीई का वो सॉल्यूशन जो किसी पॉइंट से पास करता है। अगर किसी क्वेसी लीनियर पीडीई का, तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को वो क्वेसी लीनियर पीडीई जिसमें क्या होता है उसका सॉल्यूशन किसी पॉइंट से फाइंड पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वेसी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ओके, इसको आज हम पढ़ रहे हैं आपको क्वेसी प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेसी प्रॉब्लम फॉर क्वेसी लीनियर पीडीई। ओके, ठीक है। ओके, इसमें क्या होता है, आपको एक अगर टू दी पॉइंट हम बात करें, इसमें क्या होगा, आपको या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करने के लिए, या फिर देगा इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं, इंटीग्रल सरफेस, या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेगा। ठीक है, कि इसका आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हम पार्टिकुलर केस में निकालते हैं ना। ठीक है, तो पार्टिकुलर केस में निकालते हैं, तो पार्टिकुलर केस क्या होगा कि वो जो सॉल्यूशन होगा किसी न किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा होगा। ये समझने का तरीका है। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो पीछे हमने लैग्रेंज इक्वेशन या लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना सीखा था, वहां तक सब कुछ सेम करेंगे। जो C1 C2 C3 हम लोग निकाल रहे थे, वो भी हम वहां तक सेम करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मैं कुछ स्ट्रक्चर पहले शो कर दे रहा हूँ कि हमारा क्वेसी लीनियर पीडीई का स्ट्रक्चर क्या होता था। पी हो रहा था जो एक्स वाई जेड था, सॉरी एक पी था एक्स वाई जेड का फंक्शन टाइम्स पी, प्लस क्यू था एक्स वाई जेड का फंक्शन टाइम्स क्यू, इक्वल टू था आर एक्स वाई जेड। ठीक है, ये था क्वेसी लीनियर पीडीई का स्ट्रक्चर। ओके, इसका हमने कल जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा था। ओके, अब क्या दिया रहेगा कि सॉल्यूशन, इसका कुछ स्टार नाम दे दीजिए, तो सॉल्यूशन ऑफ स्टार इज पासिंग थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपको या तो डायरेक्टली इंटीग्रल सरफेस या पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेगा, या फिर ये सब नहीं दिया रहेगा तो सिंपली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात करेगा। यहाँ पे कुछ हिंट दिया रहेगा कि जो इसका सॉल्यूशन है वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इनिशियल कंडीशन या इनिशियल डाटा भी बोल सकते हैं। तो सॉल्यूशन विद पासिंग थ्रू कुछ मान लीजिए x0
कुछ अलग फंक्शन ले लीजिए, टी का दे सकता है, एस का दे सकता है। तो इनिशियल के लिए मैंने सिंबल में नॉट लगा दिया, जेड नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को जब हमें एक कोशी लीनियर पीडी दिया हो और वो किसी पॉइंट से पास कर रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशी प्रॉब्लम, कोशी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम और पीएससी लीनियर पीडी। ओके, ठीक है। इसमें क्या करता है, हम डायरेक्टली वर्किंग मेथड समझते हैं कि हमें क्या करना होता है। हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से C1 C2 C3 जहां तक हम पहुंच रहे थे वहां पे हमें सॉल्यूशन वहां तक निकाल लेना है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे हमने C1 C2 C3 के टर्म में कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया था, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप और आपको आगे काम करना है, दैट इज जो सॉल्यूशन निकलेगा आपको उस जनरल या इनिशियल कंडीशन का लीजिए या जो गिवन डाटा उससे पास करवाना है, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट वहां तक करने के बाद, ठीक है, फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, सॉरी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ये हमने कल कर लिया था। ओके, अब यहाँ के बाद हमारे पास आपने C1 C2 C3 देखा था, जो भी इस टाइप के मल्टीपल कांस्टेंट्स आ रहे थे। अब उन कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालना कैसे, ये इन पॉइंट से पास करवा के, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स। नेक्स्ट जो C1 C2 C3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स बाय गिवन कंडीशन, दैट इज बाय, इनको इनिशियल कंडीशन कह लीजिए, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। ओके, और वो सॉल्यूशन जो ए स्टार हमने नाम दिया था, वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एक मैं ले रहा हूं इसकी, जो हमारे पास कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R था, एक मैं डेल बना ले रहा हूं। जो पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट था, उस पॉइंट पे जो कैपिटल था, कैपिटल P, वो कैपिटल P का वैल्यू x नॉट y नॉट और z नॉट पे, एंड जो Q था, Q कर लीजिए इसी इनिशियल पॉइंट पे, दैट इज x नॉट y नॉट एंड z नॉट, ठीक है। और साथ में नीचे ले लीजिए x नॉट का डेरिवेटिव एंड y नॉट का डेरिवेटिव। ये x नॉट y नॉट कहाँ है आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस सॉल्यूशन विल बी यूनिक। बाकी और भी इसमें कंडीशन है, कभी कभी मोर देन वन का भी पूछा जाता है, तो एक स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस वाला में ये सेशन खत्म होने के बाद बताऊंगा, क्योंकि उसे एक दो बार क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम भी पूछा हुआ था। ओके, तो एक क्वेश्चन जैसे सॉल्यूशन नहीं करवा रहा मैं, जस्ट इस क्वेश्चन को देखिए 54 को, लेट इट ना बी द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे कहीं भी इंटीग्रल सरफेस, पार्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर कोसी प्रॉब्लम की बात नहीं किया। अब ये आपको समझना है कि कौन सा केस है। तो इसको देखिए, यहाँ से हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका P हो गया, रूट U हो गया और Q इक्वल टू 0, ये चीज दिया हुआ है। और इस तीनों के एक साथ कंबाइन करके लिखें तो U क्या है आपका, एक्स वाई का फंक्शन है, और यहाँ पे क्या दिया है, U x, 0 इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो तीनों को मैंने क्या बोला था कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट से सॉल्यूशन पास करें, ठीक है। मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो आप इस पॉइंट को एक पॉइंट, सॉरी, इस पूरे कंडीशन के एक पॉइंट के फॉर्म में आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से U इक्वल टू आएगा ना, कुछ C1 इक्वल टू मान लीजिए जैसे C2, इस टाइप से कुछ कंडीशन आएगा, तो वहां से ए आपको वहां से U का ओ वाला, इस सॉल्यूशन के लिए ओ वाला टर्म लेना है जिसमें ए U वाला इन्वॉल्व हो। तो इसको करके देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ये सॉल्यूशन की बात करें, कहाँ पे एलिमिनेट करने वाला हमें काम पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको एक टपल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए x को t ले लीजिए, तो t हो गया, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
0 दिया हुआ है और जेड यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो अगर एक्स को टी रखा, अच्छा ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखिए तीनों एक, ये आपका इनिशियल कंडीशन बन गया। अब जो मैंने पीछे वाला मेथड बताया था उसके वे में हमें इसके वर्क करना होगा। ठीक है, तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें इसका ए नेचर पता चल गया। तो कुछ और चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर इसकी सोल्यूशन की बात हम करेंगे। ओके, तो इस पे बढ़ने से पहले चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे बेस्ट। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते क्विकली C1 C2 C3 सारे CI का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब जो कल हमने किया था वहां तक आपको करना है। तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ, लिखते लिखते आप लोग वहां तक करना, मैं आगे का पोर्शन आज शिफ्ट करवाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, द इंटीग्रल सॉल्यूशन या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन का लीजिए ऑफ P प्लस क्यू इक्वल टू जेड। एकदम सिंपल है, विच passes through x equal to t, y equal to 2t and z equal to 1। ओके, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको इतना देने के बजाय आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है कि विच पासेज थ्रू t 2t एंड z। ठीक है, दैट इज आपको ये भी दिया जा सकता है विच पासेज थ्रू, इसके बदले आप ये भी दिया विच पासेज थ्रू t 2t 1। ठीक है, तो आपको या तो ये दिया जा सकता है या फिर कुछ इस टाइप के फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे मैंने अभी पीछे के क्वेश्चन में शो किया कि यहाँ पे इस टाइप से दिया है। तो यहाँ पे आप उस पॉइंट को आपको ऑब्जर्व करना है, तो यहाँ से आप बनाएंगे तो हो जाएगा t0 और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपको इससे फायदा क्या होगा, आप जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस टाइप के फॉर्म में जरूरत पड़ेगी, तो आप उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका निकालिए क्या होगा, मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपका z इक्वल टू e2 x प्लस 2y, बी आपका हो गया z इक्वल टू e2 2x माइनस y, सी आपका हो गया z इक्वल टू e2 2x प्लस y एंड ASSIR नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है z इक्वल टू e2 y माइनस 2x। तो जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग, क्या आ रहा है आपका आंसर। आप सारे C1 C2 C3 निकाल लीजिए जो भी कांस्टेंट आता है। हिंट दे देता हूं, अगर थोड़ा बहुत आप भूल रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए तो कैपिटल P का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कैपिटल Q का वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है, ये तो डायरेक्टली Z है ना, तो ये आपका P का वैल्यू 1, P का वैल्यू 1 और R का वैल्यू Z। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, dx बाई 1 dy बाई 1 और dz बाई z। अब इसको सोल्व करके जल्दी से निकालिए, जस्ट कंसेप्ट समझना था, सो इजी क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे हमें सोल्यूशन निकालना है ना। ठीक है, जेड के टर्म में निकालना है, सारे आंसर जेड के टर्म में आना चाहिए। तो आप जो भी C1 C2 C3 चूज करेंगे वो वाला चूज करना जिसमें ये जेड का टर्म इन्वॉल्व हो। तो मैं सोल्यूशन करवाता हूं, आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप इसको फाइंड आउट करना कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिखवा दे रहा हूं, जो आफ्टर सोल्विंग वी गेट, मान लीजिए इसको इन्होंने बताया था x माइनस वाई इक्वल टू C1, एक हमारे पास a आया, सेकेंड z इक्वल टू 1 बाई सी ई वाई। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके C2 ले सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू C2 ई वाई। ओके, यहाँ से C2 को और भी सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन C3 ले लीजिए, तो आपका C3 कुछ हो जाएगा इसी वे में, एक सोल्व करके आपका आया होगा 1 बाई C3 A2 x। ठीक है, कुछ इस टाइप से आया होगा, तो यहाँ से आप C3 भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर इसी को मान लीजिए कि C4 मान लीजिए, तो C4 या फिर C3 डैश वो आपका हो जाएगा, इसको मान लिया तो ये हो जाएगा Z, और इधर गया तो E2 माइनस x।
ओके, ठीक है। अब मैंने क्या हिंट दिया कि हमें वो सॉल्यूशन चूज करना है जिसमें जेड का टर्म इन्वॉल्व हो। इस क्वेश्चन में देखिए, क्या इस C1 वाले में जेड का टर्म इन्वॉल्व है? नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़िए। इसमें देखिए, इसमें भी जेड का टर्म इन्वॉल्व है और इसमें भी, ये तीन हमारे पास थे। इसमें जेड का टर्म, इसके जेड का टर्म, इसमें जेड का टर्म इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो एक तो जेड का, दोनों में जेड का टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सोल्यूशन में देखिए, सोल्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, एक जेड इक्वल टू एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ, मतलब जेड इक्वल टू जेड के टर्म में नहीं दिया है। सो या तो आप एक C4 या C2 चूज करिए, इन दोनों में से कोई एक लीजिए, और सेकंड आप C1 लीजिए। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इसको ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने ले लिया C4 इक्वल टू 5 ऑफ C1। ठीक है, ये क्या दे देगा, जेड A2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पता चल गया। इसी तरह से आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको लेके देखना E2i को। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2 माइनस एक्स आ जाएगा, और आप इसको वर्क करके देखना कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस टाइप से हम लोग सोच रहे हैं। इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो जेड को फ्री कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है जेड फ्री है उसमें। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2x 5 ऑफ एक्स माइनस वाई। क्लियर। अब हमें क्या दिया हुआ है कि दिस पॉइंट पासेज थ्रू, मतलब स्टार, सॉरी, दिस सॉल्यूशन पासेज थ्रू, स्टार पासेज थ्रू, हमें दे रखा था पहले में टी था, दूसरे में टू टी था, और लास्ट वन 1 था। ए इससे पास कर रहा है, अब इसमें स्टार में रख दीजिए। तो स्टार में रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से फंक्शन कुछ निकल जाएगा। ठीक है, दैट इज टी की जगह, जेड की जगह मैंने 1 रख दिया, एक्स की जगह टी रख दिया, तो E2t हो गया, और 5 एक्स माइनस वाई रखा, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस टी। क्लियर। ओके, तो यहां से आप एक काम और कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए, 5t निकालिए, तो 5 माइनस टी क्या आ जाएगा, E2 माइनस टी आ जाएगा। ओके, आप इसको माइनस टी को कैपिटल टी या कैपिटल एक्स या कुछ एक अलग वेरिएबल नाम दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर माइनस टी की जगह मैंने कैपिटल टी रखा, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज, ये आपका हो जाएगा 5 ऑफ टी इक्वल टू ई के पावर टी। तो हमें यहाँ से फंक्शन पता चल गया। अब फंक्शन पता चल गया, तो बाई स्टार अप्लाई कर दीजिए। तो बाई स्टार अब देखिए क्या आता है, जो बाई स्टार क्या हो जाएगा आपका, जेड इक्वल टू E2x, और 5t क्या दे रहा है, E2t, सो 5x माइनस वाई क्या देगा, e के पावर x माइनस वाई, दैट इज इट विल गिव 2x माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पे आपका जेड निकल गया e के पावर 2x माइनस वाई। अब देख लीजिए कोई आंसर है, e के पावर 2x माइनस वाई, बी, इसका आई थिंक बी ट्रू होना चाहिए। अब देखिए, मैं एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालने मत लगना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। आपको इस पॉइंट से पास कर रहा है सॉल्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा आपका सॉल्यूशन। तो देखिए इनको कौन सेटिस्फाई कर रहा है। इसको दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इस टाइप से लिखना है। ओके, तो मैंने देखा कि जब x की जगह इतना रखें और y की जगह इतना रखें, तो z इतना आना चाहिए। ठीक है, पहले में रखिए, x की जगह t और y की जगह 2t रखा, तो ये कभी भी 0 होगा, और 0 नहीं होगा तो e के पावर 0 नहीं बनेगा, तो ये 1 नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन खत्म, क्योंकि ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। उसी तरह प्लस वाला है, तो सी खत्म। अब इसमें आपका ए बचा और ए बचा। इसमें देखिए कि आप कौन सा रखने पे आपका बन रहा है। तो अगर बी में देखिए, एक्स की जगह मैं टी रखूं, तो ई के पावर 2t, और वाई की जगह मैंने क्या रखा, 2t। ए क्या बनेगा, ई के पावर 0, दैट इज 1। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, चलिए ठीक है, इसको होल्ड रखिए। इसमें देखिए y माइनस 2t था, 2x था, तो y की जगह रखा, तो हमारा क्या हो गया, 2t, और x की जगह, और एक ही चीज लिखा हूँ क्या जी, अच्छा नहीं, एक की जगह तो 2t, तो ए भी 0 आ गया, तो ए भी हो सकता है। तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, बट ए और सी तो कभी नहीं होगा। तो इस वे में आप अपने ऑप्शंस को एग्जाम में डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने किया उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉसी प्रॉब्लम। ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा था। ठीक है, इसको दूसरे में भी कहते हैं कॉसी प्रॉब्लम फॉर सेकंड काइंड। सेकंड काइंड क्या था, इसमें इससे पहले हमने क्या किया था, सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसकी हेल्प से, एक गिवन इनिशियल कंडीशन की हेल्प से।
तो यहाँ पे देखिए, हमें एक इस टाइप का पीडी दिया था। ओके, इसके बाद हमने कल तक जो पढ़ा, इससे पिछले वाले सेशन में जो पढ़ा था, इतना तक हमने निकाल लिया था। दैट इज जहां पे यहाँ C1 और C2 हम लोग रख रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पता था कि इसका जो एक सॉल्यूशन है किसी पॉइंट से पास पास कर रहा है। ठीक है, दैट इज हमें देखिए ए इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन निकला है यहाँ से इस C1 C2 को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इससे पहले क्या, जो फंक्शन बनाया था, या तो आप एक्सप्लिसिट फंक्शन यूज कर रहे होंगे या तो इम्प्लिसिट यूज कर रहे होंगे। तो मैं मोस्ट ऑफ द केस में सजेस्ट करूंगा आप एक्सप्लिसिट वाला कंडीशन यूज करना, कुछ इस टाइप वाला। ठीक है, ये इजी पड़ता है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिखाया। ओके, तो यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ पे जैसे दो अलग अलग हैं, तो C1 C2 वाले, तो वहां पे मैंने तो इस वाले से डायरेक्टली करवा दिया। ठीक है, अब दूसरे वाले से करेंगे तो क्या होगा, जो C1 C2 था उसमें इन पॉइंट से पास करवा देंगे। पॉइंट से पास करवाएंगे तो जैसे मैंने दिखाया था ना कि पूरा फंक्शन हमारा टी का बन गया था, उसी तरह ये C1 C2 भी पूरा टी का बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप यहां से इस टी को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट करने का तरीका वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया, कैसे हम वहां से उसको मूव कर रहे थे। पहले तो हमारा टी का टर्म है, टी से फिर उस फंक्शन का हमें नेचर पता चल गया, फिर हमने वैल्यू रख दिया। ठीक है, तो वहां से फिर आपका एक कुछ इस टाइप से बन जाएगा, एक नया फंक्शन बन जाएगा C1 C2 के टर्म में। ओके, अब ये पता चलने के बाद आपको क्या करना है कि C1 को यू और C2 को भी रख देना, क्योंकि इससे पहले हमारे यही था ना, C1 यू था और C2 भी था। ठीक है, तो C1 C2 को आप जो U और V पहले आपने एज्यूम किया था वो चीज रख देंगे, तो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन U और V के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो इस टाइप के इसके बाद क्वेश्चन हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ये रहा, तो इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इतना काफी है। अब नेक्स्ट आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ लैग्रेंज जैसा है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर पीडीई का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, जो मेथड हम फॉलो करेंगे या आपको पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं चार पीट मेथड। ठीक है, ये काफी पॉपुलर है, और इस पे बेस्ड आपको नेट गेट सेट जो भी आप एग्जाम देते हैं उसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, एज्यूम करिए आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम पढ़ रहे हैं उसी स्ट्रक्चर जो हमने पहले नॉन लीनियर पीडीई का पढ़ रखा है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले स्ट्रक्चर उसका लिख दे रहा हूँ। लेट एक्स का था, वाई का था, जेड का था, और एक्स का जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में था, एंड देन जेड का वाई के रिस्पेक्ट था, जिसको हम लोग क्यू बोल लेते हैं। इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ये आपका क्या था, ये दोनों ही केस में लीनियर और नॉन लीनियर केस में ऐसे था। तो इसमें क्या था आपका एक जो तीनों का केस नहीं हो रहा था, मतलब लीनियर, सेमी लीनियर एंड क्वेशी लीनियर का अगर नहीं हो रहा था स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग बोल रहे थे कि नॉन लीनियर पीडी होगा। तो लेट इतना भी है नॉन लीनियर, लेट इतना भी है नॉन लीनियर पीडी, पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, पहले आपको ये एजम्पशन ले लेना है कि आपके पास कोई इस टाइप का है। ओके, देन अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे वो मैं डायरेक्टली प्रोसीजर आपको लिखवा दे रहा हूं। अब हमारे पास एफ पता चल गया, अगर नहीं होगा तो आपको इस स्ट्रक्चर में बना लेना है। कैसे बनाएंगे, जितने भी राइट साइड है सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर देना। तो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं इसका वर्किंग रूल। ठीक है, हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इफ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जो जो भी आपको जिस टाइप का हमने अभी बताया, अगर जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ए इसके फॉर्म में नहीं है, इफ गिवन इक्वेशन इज नॉट, इसको वन नाम दे देते हैं, वन नहीं स्टार वन तो हम यूज कर रहे हैं। इफ गिवन इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म स्टार, अगर इस फॉर्म का नहीं है, देन 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 हमें क्या करना होगा, सारे राइट साइड में जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे को लेफ्ट में शिफ्ट कर देना होगा। ठीक है, देन शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट।
ठीक है। आपको सारे टर्म को क्या करना है, लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है और इस तरह आप एंड एंड देन मेक इट एज स्टार। तो ये स्टार टाइप का बन जाएगा जब हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे और जितने लेफ्ट में होगा उसको ही हम लोग एफ नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपको काम करना है फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सारे पार्शियल डेरिवेटिव एफ का निकाल लेना है। एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड एंड पी क्यू का। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फाइंड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ पी एफ क्यू। आपको इससे घबराना नहीं है, हम ऐसा क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जो आपने लैग्रेंज पढ़ा था ए टू जेड वही है, बस थोड़ा सा हट के है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड स्टेप है, दैट इज ये तीनों तो चलिए ठीक है ऐसा होता है। तो अब हमें बनाना है, इससे पहले हम बना रहे थे लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन, अब हम बनाएंगे चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे राइट चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एज आपको कैसे लिखना है, dx, इससे पहले क्या था हमारे पास, कैपिटल P था। ओके, तो पहले मैं लिख दे रहा हूं, इससे पहले हमारे पास था dx था, देन dy था एंड देन dz था। अब हमारे पास p और q दो और इन्वॉल्व हो गया, तो अब हमारे पास हो जाएगा dp एंड देन dq। अब इनके नीचे क्या फिल करेंगे, तो एक बार पीछे की थ्योरी हम लोग रिकॉल करते हैं। इससे पहले लैग्रेंज में हम क्या करते थे, p q और r, यही तीन चीज फिल करते थे। अब यहाँ पे वो चीज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे dx के नीचे हो जाएगा आपका fx, इसके नीचे हो जाएगा fy, इसके नीचे हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हट के होगा, यहाँ पे अब fj डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे होगा p टाइम्स fp एंड देन प्लस q टाइम्स fq, दैट इज p टाइम्स fp प्लस q टाइम्स fq। ओके, एंड देन हो जाएगा यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस fx माइनस p fz। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा माइनस q है तो fq माइनस fy प्लस सॉरी माइनस टाइम q fz। fz का याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, x के नीचे x, y के नीचे f का y के रिस्पेक्ट में, z के नीचे p fp प्लस q fq, dp के नीचे p किसे आया था आपका, f का x के रिस्पेक्ट में आपने किया था उसी को p नाम दिया था ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर याद रखने में आपको दिक्कत होगा तो इसको मान लीजिए dp, ओके, ऊपर में माइनस लगा दीजिए और नीचे सिर्फ प्लस लिख दीजिए fx प्लस p, स्मॉल p है fz। उसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं, ऊपर में माइनस लगा दिया आपने, माइनस dq और ये हो जाएगा fy माइनस प्लस q fz। देखिए दो तरह के मेथड यूज किए जाते हैं, एक तो ए मेथड हो गया, इसको मैं क्या नाम दे दूं, चलो अल्फा इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली जो लोग यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो सभी में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए माइनस ए माइनस, अब यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस और ए प्लस। तो इसके इक्विवेलेंट जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन, तो अब वो देखते हैं क्या होगा। और इसी को फिर से लिख देते हैं हम लोग, dx बाई माइनस एफ एक्स, dy बाई माइनस एफ वाई, dz बाई, अभी सभी माइनस से करेंगे आप, तो माइनस पी एफ जेड माइनस क्यू एफ क्यू, ए पी है, इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी पी एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू डी क्यू एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। आपको जो मेथड इजी लगे, किसमें क्या करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे मत करिए, चाहे आप इसको यूज करिए चाहे इसको करिए। मैं जो थ्रू आउट यूज करूंगा ऊपर वाले को करूंगा। इसमें रिलेशन क्या है, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो पीछे वाला मेथड पढ़े थे, मतलब यहाँ पे कैपिटल पी कैपिटल आर, यही इसी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। आई थिंक सब पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे करवा दिया जो भी इसके रिलेटेड था। अब इसके आगे हम क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये लैग्रेंज का तो हमें पता था, तो बस लैग्रेंज की तरह ही हमें इसमें आगे बढ़ जाना है। तो कौन सा स्टेप नंबर था आपका,
स्टेप नंबर आई थिंक थर्ड था। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद। तो फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, कोई भी 2 फ्रैक्शन सेलेक्ट करेंगे इसमें से। इसको मैं बीटा नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अल्फा या बीटा जो भी यूज करना होगा आप कर लेंगे, मैं अल्फा वाला मतलब फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एनी 2 फ्रॉम अल्फा। क्यों करेंगे, ये समझ में आ गया। क्योंकि कल जो हमने किया था लैग्रेंज इक्वेशन में कोई भी 2 सेलेक्ट करके हम इक्वेशन बना रहे थे, सेम काम यहाँ पे करना है। अब हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा टर्म बढ़ गए हैं। कल के प्रीवियस लेक्चर के अनुसार हमारे पास ये 3 थे, अब हमारे पास ये टोटल 5 हो गए। तो इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करना है और इससे आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, जैसे हम लोग कल बना रहे थे, ठीक है। तो सेलेक्ट एनी 2 फ्रॉम अल्फा, ठीक है, सो दैट इस टाइप से बनाना ना कि जो इजीली जिसका आप इंटीग्रेशन कर सके। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, यू कैन इजीली इंटीग्रेट, ठीक है। आपको ऐसे चूज करना है जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सके, ठीक है। तो सो दैट यू कैन गेट रिजल्टिंग इंटीग्रल इज सिंपलेस्ट, मतलब सिंपली आप रिजल्टिंग जो मतलब इजीली आप जो सोल्यूशन हम लोग पहले बताए थे ना, वो आप इजीली पा कर सके। बस ऐसे ही आपको 2 कोई भी चूज करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली dx बाई आपको एफ पी लेना है, dy बाई एफ क्यू लेना है, और बाकी जो है एज इट ले लेना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप करेंगे तो एक्स वाई मैंने गलत लिख दिया था, एक्स वाई आपको नहीं लेना है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको। बाकी आपके नोट्स में सही लिखा होगा एफ पी और एफ क्यू, स्मॉल पी है, और सही था ना, ओके, ठीक है। तो क्या बता रहे थे हम लोग, ओके। इसमें से आपको कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेना है ताकि आप इजीली रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आप निकालना चाह रहे हैं इजीली इंटीग्रेट कर सके, सो दैट यू कैन गेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन इजीली। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस ये कॉमन सेंस की बात है कि आप इजीली अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, ओके ओके। अच्छा, ये जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन अभी इसमें निकाल रहे हैं ना, इन सॉल्यूशन का हम कहाँ यूज करेंगे, इसको ना हमें पी और क्यू को एलिमिनेट करने के लिए यूज करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे हिंट लिख दे रहा हूँ, दिस रिलेशन, इनको हमें क्या करना है, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी हमने सोल्व किया इसको छोड़िए, इनको क्या करना है, यहाँ से हमें जो पी और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है ताकि उसको हम आगे पुट करके सोल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से हम जो सोल्व सिंप्लीफाई करेंगे वहां से हमें पी क्यू का कुछ मिलेगा, और उसको नेक्स्ट स्टेप जो भी 5th नंबर होगा शायद, तो उसमें क्या करेंगे, ये पी क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू इन सोल्यूशन का डायरेक्टली स्ट्रक्चर है डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें पी और क्यू का आप डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे एंड इंटीग्रेट कर देंगे, एंड इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा, वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ठीक है, फाइनली 10 you will get the complete solution, ठीक है, जो भी होगा ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ए आई थिंक थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होगा, बट इसको प्रॉब्लम से आप समझेंगे ना, ये जो याद रखने वाला बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। आप जब प्रॉब्लम करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बार बार बोल रहा था उसको नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, कि जो भी सोल्यूशन निकलेगा कोई भी यूनिक नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो लैग्रेंज से निकाल रहे हो, चाहे सोल्यूशन या फिर 4 पिट से निकाल रहे हैं। जैसे अभी देखा ना C1 C2 में कितने सारे रिलेशन बन रहे थे, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हियर
इन बोथ केस, जो हमने कल पढ़ा था और आज पढ़ा है, ठीक है। इन बोथ केसेज इज नॉट यूनिक, ठीक है, नहीं नॉट यूनिक। तो क्यों यूनिक नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आप कौन सा फ्रैक्शन चूज करें उस पर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, सबसे इजी क्वेश्चन देता हूं मैं ताकि कंसेप्ट हम क्लियर कर सकें। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं, आप लोगों को फॉर्मूला आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर ये कह लीजिए कि कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आपको बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड, सॉरी तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड, ठीक है। इसका आपको बताना है इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइम्स जेड, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो इसको पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आप कैसे वर्क करेंगे। इस सॉल्यूशन के इस क्वेश्चन की हेल्प से हम पूरे मेथड को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सारे को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट साइड ला देंगे, ठीक है। दैट इज हमारा एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस क्यू जेड, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए। ओके, तो स्टेप 2 में हम डायरेक्टली आ जाते हैं। हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना है। कौन सा, अबे नॉन लीनियर है ना, तो डायरेक्टली हम चारपीट वाला यूज करेंगे। तो चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, डायरेक्टली। तो आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूला साथ में लिखें, dx बाई एफ पी इक्वल टू डी वाई बाई एफ क्यू इक्वल टू डी जेड बाई पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, ओके, इक्वल टू, अब डीपी बाई हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स, ऊपर ही माइनस लगा दे रहे हैं हम लोग, एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया चारपीट इक्वेशन, हाँ चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके जो डाटा ऊपर में था वहां से नोट डाउन कर दे रहे हैं। यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास पी क्यू क्या है, ये एफ पी क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम लोग नोट डाउन कर ले रहे हैं सारे। आप एफ एक्स एफ वाई जितने भी मैंने बोला था सारा फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहाँ पे आप एफ पी कैलकुलेट करिए, तो एफ पी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से देखिए 2py हो जाएगा, 2py, और उधर कुछ है नहीं। एफ क्यू आपका क्या हो जाएगा, 2qy माइनस जेड, ओके। इसी तरह आप इसको निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, ठीक है, यही चीज है पूरा। तो आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2py स्क्वायर पी स्क्वायर वाई प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड, ओके। दैट इज, ये देगा इसमें से 2y कॉमन हो जाएगा, तो 2y आपने कॉमन ले लिया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये दे दिया और माइनस क्यू जेड, ठीक है। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस क्यू जेड, इसका वैल्यू क्या है, ये जीरो ही है ना, हमने लेफ्ट साइड में ला दिया तो जीरो है। तो यहाँ से ये फर्दर क्या बन जाएगा आपका, सिर्फ बनेगा 2y है, तो एक वाई बचेगा, तो वाई टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये चीज बचेगा। और फिर हमें निकालना है एफ एक्स प्लस पी जेड एंड क्यू टाइम्स ये वाला। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स, एक्स का तो कोई टर्म ही नहीं था इसमें, डायरेक्टली हो जाएगा
जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू होगा, तो ये क्यू हो जाएगा, ऊपर माइनस था तो ये आपका हो जाएगा माइनस इतना। एंड नेक्स्ट है आपका एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ठीक है। तो ये आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और क्यू टाइम्स करेंगे और जेड का हो जाएगा तो टी हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका माइनस, नहीं ये प्लस में होगा ना, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका इतना, तो ये बचा आपका पी स्क्वायर। तो अब क्या करिए, इस 4 फीट एक्सिलरी इक्वेशन से इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बाई 4 फीट एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा होता है, टाइम लेता है, बट आपका इजीली हो जाता है, ठीक है। इसमें आंसर गलत आने की संभावना नहीं है। लिखिए डी डीएक्स में क्या हो जाएगा 2py इक्वल टू डी वाई अपन में क्या हो जाएगा एफ क्यू, यानी 2qy माइनस जेड, ओके। और डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा आपका डायरेक्टली वाई टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा डीपी, डीपी हो जाएगा आपका माइनस इसी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये सिर्फ पी क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी क्यू आपका माइनस टाइम्स तो माइनस पी स्क्वायर, ओके। इसमें एक डाउट था, क्वेश्चन क्या है मेरे को, इतना है ना, तो 0 था तो 2y, इसमें से 2 कर लिया, ओके, ये को बाहर कर दिया, ठीक है ठीक है। क्रॉस वेरीफाई कर रहा था कि जो नोट डाउन क्यों सही है ना। अब आपको यहाँ से क्या काम करना है, आप इनमें से वो 2 कॉम्बिनेशन चूज करिए, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए, और इसको ABCD, इसको ई ले लीजिए, ठीक है। आप इनमें से वो 2 कॉम्बिनेशन चूज करिए जहां से आप पी और क्यू में इजीली रिलेशन बैठा पाए, जिसमें एक्स वाई ना हो, कोशिश पहले वो करना है। तो मेरे को दिख रहा है कि अगर ये दोनों लूं तो मेरे को डायरेक्टली पी क्यू की रिलेशन आ जाएगा, क्यों, पी से पी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पी इधर आ जाएगा, क्यू इधर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लेके देखता हूँ फ्रॉम डी एंड ई, तो डी एंड ई से लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पी टाइम्स डी पी इक्वल टू माइनस क्यू टाइम्स डी क्यू। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो पी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कुछ C1, क्लियर। अब यहां से देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका C1। अच्छा, आपके ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, उसको स्टार मान लीजिए, तो स्टार था आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। और कल मैं बताया था कि अगर शायद गोविंदा ने बताया था या किसी ने रखा था कि इसका वैल्यू डायरेक्टली रखा था, तो आप ओबियसली रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या करिए, डायरेक्टली C1 रख दीजिए, ठीक है। तो C1 रखेंगे तो क्या दे देगा, C1y इक्वल टू क्यू जेड, ये चीज दे देगा। तो यहाँ से आप क्यू का वैल्यू निकाल सकते हो, क्यू क्या हो गया C1 y अपॉन में जेड, ठीक है। इसको आप कुछ 1 ऊपर हमने दे दिया था ना, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप कुछ 3 मान लीजिए, ठीक है, ओके, ये आपका 3 हो गया। अब क्या करिए, जो फर्स्ट में है यहाँ पे क्यू का वैल्यू पता चल गया ना हमें, तो क्यू का वैल्यू पता चल गया, तो इस सेकेंड वाले इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए रखते हैं बाई 2, बाई 2, यहाँ पे क्यू का वैल्यू रख दिया, तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस C1 y अपॉन में जेड, इसका होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा C1, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए ये क्या बन गया, पी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा इधर C1 माइनस C1 स्क्वायर y अपॉन में वाई स्क्वायर है जेड बन जाएगा, ठीक है। दैट इज को अब ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, जेड C1 माइनस
c1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो मीनिंगलेस है, इस कैलकुलेशन का कोई काम नहीं है। ओके, तो ये जेड स्क्वायर भी होगा ना। ठीक है, अब पी स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो देखिए मैंने क्या बोला था, हमें सॉल्यूशन में पहुंचने के लिए पी और क्यू फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से क्यू पता चल गया, अब और यहाँ से पी पता चल जाएगा, तो पी क्या हो जाएगा फर्दर, पी इक्वल टू हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका अंडर रूट लग जाएगा, दैट इज जेड, कहाँ गया, जेड स्क्वायर था ना, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा आपका, जेड स्क्वायर सी वन माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड हो जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक आप यहाँ पे प्लस माइनस रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पी और क्यू पता चल गया, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या होगा, सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं अब जो भी होगा नेक्स्ट स्टेप आप देख लेना। सोल्यूशन आपका कैसे दिया होगा, डी जेड इजकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, बस। अब पी की जगह पी का वैल्यू रख दो, क्यू की जगह क्यू का रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे पी की जगह क्यू की जगह हमारा क्या था, पी की जगह तो इतना लंबा चौड़ा आ गया, और क्यू की जगह था सी वन वाई जेड। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं इसको ऊपर खिसका के। थोड़ा सा दिखना भी तो चाहिए ना, इसको रखिए, इसको रखेंगे तो इसको प्लस माइनस ये भी रखते हैं, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर सी वन माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड, हो जाएगा डी एक्स, प्लस क्यू की जगह था सी वन वाई अपॉन में जेड, और ये हो जाएगा डी वाई। दोनों तरफ जेड है, तो इस जेड को इधर डी जेड के साथ ला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, अब आपका जेड डी जेड बन जाएगा। ठीक है, जेड डी जेड बन गया, और इधर ये प्लस माइनस एज इट रहेगा, जेड स्क्वायर सी वन माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स सी वन वाई, और ये डी वाई बन गया। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में तो अब इसको देखिए, अब यहाँ से आपका असली प्रॉब्लम शुरू होगा कि आप अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, वो इसलिए कि देखिए सोल्यूशन का सब कुछ पता चल गया, अब ये इंटीग्रेशन का आपका काम है, और मेरे पास तो नो डाउट सोल्यूशन है, आपके पास भी आपके नोट्स में सोल्यूशन है, बट वो चीज लिखवाने से कोई मतलब नहीं। अब ये आप इसको करिएगा कि यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या निकालना है, जेड निकालना है। ठीक है, या फिर C1 C2 इसके टर्म में आपको यहाँ से पी क्यू इलिमिनेट, मतलब देखिए सब कुछ पी क्यू इलिमिनेट हो गया ना, बट अब यहाँ पे डी जेड डी एक्स और डी वाई इन्वॉल्व है, तो इन सबको रिमूव करना है। एक तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो जेड स्क्वायर है, बट इसका आप यहाँ पे एक्स वाले के साथ वाई वाला है, और वाई वाले के साथ वाई, इसको तो इजीली कर लेंगे। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो अब आपको ये देखना है कि आप किस वे में इसको एलिमिनेट करें कि इजीली आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक गेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, आप लोग एक बार ट्राई करिए। ये लाटेस्ट पेपर जो गेट 2020 का है उसका क्वेश्चन है, और जो बाकी इस टाइप के बेस्ट क्वेश्चन है आप एक बार नोट्स में पढ़िएगा, और बाकी जो प्रॉब्लम सेशन होगा उसमें कवर हो जाएंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन सब लोगों को दिख रहा होगा। ओके, सोल्व करते हैं इसको। ये है आपका गेट 2020 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन रिकॉल करिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है P प्लस रूट यू क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, एंड कंडीशन दिया हुआ है कि ए पास कर रहा है ई एक्स कोमा 0 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं दूसरे वे में भी बोला था, आप कैसे लिख सकते हैं, टी 0 एंड 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट से पास करता है तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होता है, तो इस वे में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास P क्या है, कैपिटल P इक्वल टू 1 है, कैपिटल Q इक्वल टू रूट यू है, एंड R इक्वल टू आपका यहाँ पे तो 0 है ना, R इक्वल टू, ओके कोई बात नहीं, पी क्यू अब P टाइम्स इतना प्लस Q टाइम्स इतना इक्वल टू R टाइम्स इतना। ओके, तो R हमारा 0 भी हो सकता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और हमें पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट से पास करता है। ठीक है, एंड देन पूछ रहा है कि यू 0 का वैल्यू क्या होगा, तो जो हमें C1 C2 हम निकाले थे उनको एलिमिनेट करके फंक्शन का टर्म में लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो
बाई लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, dx बाई 1 dy बाई रूट यू एंड dz बाई 0। क्लियर। जब dz बाई 0 हो गया तो मैंने कल क्या बताया था कि अगर स्टेप में कोई 0 हो तो इसको कुछ k यूज कर लो और इसको सोल्व करो। तो यहाँ से हमें अच्छा u है ना, z मैंने गलती से लिख दिया है बाई मिस्टेक, यहाँ पे हो गया आपका u। ओके, तो a इंप्लाई करेगा u इक्वल टू हो जाएगा कुछ कांस्टेंट c1। तो एक हमारे पास यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब इनमें से देखो किसी दो को लेकर सॉल्व कर लो जिससे तुम्हारा काम बन जाए। तो इसको मैं कुछ a नाम दे रहा हूँ, इसको b दे रहा हूँ और इसको c दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ a एंड b ले लेता हूँ। ठीक है, क्यों लूंगा, क्योंकि देखो रूट यू क्या है, यू का वैल्यू कांस्टेंट आ गया तो यू की जगह हम c1 रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देगा, ए दे देगा हमें रूट यू इक्वल टू रूट यू dx इक्वल टू dy दे देगा। दैट इज ए रूट यू क्या है c1 है ना, तो इसको कुछ चलिए c1 ही फिलहाल के लिए ले रहे हैं, तो dx इक्वल टू dy हो जाएगा और इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऑन इंटीग्रेशन ये क्या देगा, आफ्टर इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन ये दे देगा रूट c1 x, इधर हो जाएगा y और कुछ प्लस c2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से आपको c2 पता चल गया, c2 क्या हो जाएगा रूट c1 x, यहां से आपको रूट c1 x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका c2। इसको कुछ 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, 2 पता चल गया। तो सोल्यूशन हमने क्या किया था इससे पहले, c1 कहाँ था हमारा, c1 इक्वल टू c1 था ना, यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो सोल्यूशन इज क्या होएगा, ई वाले को आप कोशिश करो बाहर रखने के लिए, ठीक है, या अंदर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैंने ले लिया यहाँ से c2 इज सोल्यूशन इज गिवन बाय c2 इक्वल टू 5 ऑफ c1। ठीक है, दैट इज c2 क्या है रूट c1 x माइनस वाई इक्वल टू 5 ऑफ c1 क्या है, c1 को डायरेक्टली अभी तो c1 फिलहाल रख दे रहा हूँ, बट अभी हम क्या करेंगे c1 की जगह जहां जहां c1 है वहां वहां u रख दीजिए। ठीक है, c1 हमारा क्या था, c1 था हमारा u। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां c1 है वहां वहां u रख दीजिए, तो ए u x माइनस वाई इक्वल टू 5 ऑफ u बन जाएगा। दैट इज यहाँ से हमें इसके टर्म में फंक्शन पता चल गया कि जब हम अंदर जो रखेंगे वो क्या होगा उतना टाइम्स x, यहाँ से यहाँ तक है उतना टाइम्स x माइनस वाई। तो हमारा सोल्यूशन जो दिया था उसमें इसको फिट कर दीजिए। ठीक है, तो सोल्यूशन हम देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। u हमारा x y का फंक्शन ना 5 ऑफ u हमारा इतना दिया आ गया। ठीक है, एक सेकंड, कंडीशन क्या दिया गया हमें, u x, 0 पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, u इस पे इतना होगा तो u को हमें सिंप्लीफाई करना होगा ना। ओके, ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ है कि एट u x, 0 1 प्लस एक्स 0, दैट इज, इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट इज इसको अगर हम स्टार नाम दे दें तो दैट इज स्टार पासेज थ्रू, इसको पॉइंट में हमने क्या कन्वर्ट किया था t 0 और 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप उसी फॉर्म में रख दीजिए। यहाँ पे देखिए रखते हैं तो 5 और u की जगह क्या होगा हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स की जगह हमारा क्या है t और y की जगह क्या है 0। यहाँ से हमें ये फंक्शन पता चल गया। तो अब क्या करिए 1 प्लस टी स्क्वायर को कुछ अलग मान लीजिए, इसको मान लीजिए 5 ऑफ टी, इस पूरे को मैंने टी मान लिया अंदर वाले को। ये क्या भेज रहा है अंदर रूट टी, और टी का टी के टर्म में निकालना पड़ेगा ना, हमने इसको माना था कैपिटल टी, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टी माइनस 1। ठीक है, यही होगा ना। ओके, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए था। तो इनटू में आपका हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा आपका टी का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टी माइनस 1। अब हमें क्या पूछ रहा है,
हमें यहाँ से ये पता चल गया, तो आप इसको यू जिसके भी फॉर्म में बनाना चाहें उसके फॉर्म में आप बना सकते हैं। तो हमें फर्दर 5u हमें दिया हुआ था ना, 5u जो पीछे हमने सोल्व किया था, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, पीछे क्वेश्चन में था 5 इक्वल टू था रूट यू एक्स माइनस, सॉरी, हाँ, 5u हो जाएगा आपका इतना। तो यहाँ से हमें फंक्शन का जो पता चला वो एक्स और वाई यहाँ पे सबको रख दीजिए। तो u का रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा u इंटू u माइनस वन। ठीक है, ये होगा ना। अगर u के लिए देखें तो इसको कुछ मैं डबल स्टार नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट यहाँ से हमने 5u कैलकुलेट किया है। अब हमें क्या करिए, पीछे वाले इक्वेशन से एक किसके इक्वल दिया गया है, दैट इज रूट यू एक्स माइनस वाई था पीछे। इधर से देखिए ए रूट यू एक्स माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे देखिए एक साइड इसी को रहना दीजिए, 5u वाला वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए। ये क्या बन जाएगा, ये आपका वहां से बन गया, ये बन गया रूट यू इंटू यू माइनस वन इक्वल टू रूट यू इंटू एक्स माइनस वन। यही चीज बन गया ना वहां से। ओके, अब हमें निकालना है u 0,1 का वैल्यू, क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो अब क्या करें, सिंपली मान लीजिए कि कुछ ना कुछ इसको अल्फा मान लेते हैं, बार बार इतना लिखने के बजाय हम मान लेते हैं इसका कुछ वैल्यू के मान लेते हैं। ठीक है, कि कुछ के होगा, तो आप इसमें इस जीरो वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो इसको कुछ मान लीजिए अल्फा इक्वेशन मान लिया, तो बाई अल्फा, अल्फा से क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट के हो जाएगा, अंडर रूट के माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट के, और एक्स इक्वल टू जीरो है ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया और वाई इक्वल टू वन रख दिया। यही चीज बन जाएगा आपका। अब यहाँ से के का वैल्यू निकाल लीजिए, जो के का होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट इज ए हो जाएगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा के इंटू के माइनस वन इक्वल टू वन। ठीक है, यही चीज होगा ना आपका। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, के स्क्वायर माइनस के माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और इवन दो ए क्या है, मेरे को तो याद है इसका जो आंसर होगा वो सिल्वर रूट होगा। ठीक है, सिल्वर रूट ये बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, सॉरी गोल्डन रेशियो शायद 1 गोल्डन रेशियो होता है शायद। ओके, देखते हैं क्या आता है। तो इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का वन माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन में 2। ठीक है, इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। पहले जो पीछे का जो लोग पढ़े होंगे उनको याद होगा। यहाँ से 2 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो एक प्लस होगा एक माइनस वाला होगा, हम माइनस वाले को स्किप कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब माइनस वाला लेंगे तो के लेस देन जीरो होगा, और के लेस देन जीरो में क्या देगा, ए इमेजिनरी रूट दे देगा, जो कि हमारा गड़बड़ हो जाएगा सोल्यूशन, मतलब जिसमें हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें के पॉजिटिव वाला ही लेना होगा। अतः के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 5/2, और ये गोल्डन रेशियो होता है, दैट इज 1.618 इसका वैल्यू होता है। इसको हम लोग ये याद हो तो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी किसी का रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, शायद आपको याद हो तो सेकेंड मेथड। ठीक है, एनीवे उसको छोड़िए। तो आपका यहाँ से के का जो वैल्यू हो जाएगा 1.618। तो आपका डिजायर्ड आंसर क्या होगा इस केस में, कहाँ का क्वेश्चन, 1.618। ओके।